मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट इरफान ज़हीर साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल जो मैच हुआ है लाहौर कलंदर और कराची किंग का, इसने तो टूर्नामेंट में थरथल्ली मचा दी। अब टूर्नामेंट ओपन हो गया है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी एक अच्छी और खुशाइन बात थी कि सारी टीमें परफॉर्म करें। यही एक हेल्दी कंपटीशन का खूबसूरती होती है कि आपकी सारी की सारी टीमें अच्छा परफॉर्म करें, एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस नजर आए और एंड तक आपको मालूम ना हो कि प्ले ऑफ तक कौन सी टीम जाएगी। लाहौर के अंदर सबसे बॉटम पे थी, कोयटा भी अब बॉटम पे है, तो अब इन्हीं टीम्स का परफॉर्म करना बड़ा नेसेसिटी है कि ये परफॉर्म करती चली जाएंगी, ज्यादा बेहतर नजर आएगा और अब एक जो कंपटीशन ओपन होता चला जाएगा और प्ले ऑफ का जो फाइनलाइजेशन होगी वो एंड के मैचेस में हो। उससे क्या होगा कि स्पेक्टेटर के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा, आम ऑडियंस भी बड़ा इसको एंजॉय करेगी और क्रिकेटर्स के लिए भी एक इसमें चार्म इंटैक्ट रहेगा। ये उस लिहाज से बहुत जरूरी था कि इनका जीतना। तो इरफान ये बताइएगा कि जिस तरीके से हमने देखी है कल परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की, इससे कबल और कराची किंग ने अच्छा टारगेट दिया था। हम ये नहीं कह सकते कि कराची किंग कहीं पे ढीली नजर आई है, लूज नजर आई है। कि कराची किंग की जो कमजोरी वो ये थी कि इन्होंने लाइट लिया लाहौर कलंदर को और बड़ी ढीली बॉलिंग की, जहां पर अगर ऊपर ऑफ स्पिनर को लेके आते इफ्तिखार अहमद को, इमाद वसीम खुद लगे रहे और उसके साथ साथ उमर खान खुद लगे रहे। लेफ्ट हैंडर ने तो कमाल नहीं करना था बेन डंग के अगेंस्ट। अगर इफ्तिखार अहमद को लेके आते ऑफ स्पिनर जो कि राइट हैंड बॉलर हैं, मेरा ख्याल ज्यादा वो कुछ कर सकते थे बजाय इसके कि इमाद वसीम और उमर खान ने जो किया वहां पर। जी, आपने क्वेश्चन में ही खुद ही आंसर कर दिया। बड़ा जबरदस्त आपने इसका क्वेश्चन किया कि जब आपके इस तरह का बैट्समैन जो हिटिंग कर रहा है और वो आपको जितनी भी आपने हिटिंग उनकी देखी है कि वो एक ही तरफ मूव कर रहा था बैट उनका, या फ्रंट की तरफ या लेग साइड की तरफ, और जब लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है तो अमाद का बॉल भी ऐसा स्पिन नहीं करता, उमर खान का थोड़ा स्पिन कर रहा था, बट वो एक ही एंगल पे बॉल आती है। तो जब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उसको हिट करता है तो ऑटोमेटिकली एंगल के फ्लो को ले जाता है। कहीं उनकी मिस हिट भी सिक्स की तरफ गई, यही एडवांटेज वो बेन उसमें जो थे वो ले गए। अब इसमें करना क्या था उनको, आपने 100% ठीक कहा कि करने की क्या चीजें थी कि उनको एक ऑफ ब्रेक बॉलर को डालना चाहिए था। इफ्तिखार डोमेस्टिक के अंदर कंटिन्यूसली बॉलिंग करते चले आ रहे हैं और उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी हमेशा हमने देखा कि वो 2-3 ओवर जरूर करते हैं। तो ये एक बिल्कुल इलॉजिकल डिसीजन था उस टाइम इमाद का कि उन्होंने उनसे बॉल नहीं करवाई, पैनिक क्रिएट कर गए, वो अपने आप को सुपीरियर या उमर खान को समझते रहे और उस पे यहाँ अब उनको चाहिए था कि जैसे ही फास्ट बॉलर के भी ले आते। उनको इनिशियली इन्होंने स्टार्ट स्पिनर के ऊपर दे दिया था जिसको कैच कर लिया बाद में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो गेम के अंदर आपको आगे लेके चलती हैं। आल्दो की टीम बहुत जबरदस्त खेली कराची की और ऐसी परफॉर्मेंस आपको 10 में से 9 टाइम नहीं देखने को मिलेगी, शायद 20 में से एक दफा आपको ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिले। अच्छा, बेन डंग वाज अनबीटन ऑन 99, मतलब कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट से भी बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन फोर्स एंड सिक्सेस हमने दिखाने हैं कराची किंग्स के। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए मोमेंट में, तो पहले वो फोर्स एंड सिक्सेस देखिए। छोटा मत करें क्योंकि सर्फ एक्सेल जो कि हमारे डिटर्जेंट पार्टनर हैं, तो कराची किंग्स का जादू इस बार तो नहीं चल सका, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि उनके कोच और उनके फैंस सब हैं किंग्स के साथ और दे रहे हैं ये मैसेज जो कि डिटर्जेंट पार्टनर सर्फ एक्सेल की तरफ से हम आपको दिखाएंगे। आप भी देखिए। जी हाँ, अभी भी धाड़ रहे हैं कराची किंग्स वाले और उनके कोच ये कह रहे हैं कि हारने की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हार जीत तो मैच का हिस्सा है, लेकिन उसी तरह से कम बैक करना है, उसी तरह से धाड़ना है और वापस आना है। लेकिन कुछ अब पॉइंट्स टेबल की जल्दी से बात कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट्स टेबल में बहुत ज्यादा हलचल मच चुकी है। मुल्तान सुल्तान की बात करें तो 7 मैच खेले हैं, 5 विन किए हैं और 1 लूज किया है। और इरफान हमारे साथ मौजूद है, साथ उनसे ही बात करते रहते हैं। अच्छा इरफान, बात कर रहे थे कराची किंग्स की कमजोरी की, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं ना कैचेस विन द मैचेस। हमने देखा कि हेल्स का अगर कैच छोड़ा तो उसने 80 रन बना डाले। यहां पर बेन डंग के 2 कैच छोड़े, मोहम्मद रिजवान ने डीप मिड विकेट में जो कैच छोड़ा और इमाद वसीम कप्तान ने जो कैच छोड़ा वो उनको ले बैठा। जी, इससे पहले मैं एक बात करना चाहूंगा कि हम बेन की तो बात कर रहे थे कि उन्होंने बेन डंग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली और मैच सिंगल हैंड ही अवे कर गए, लेकिन उसके साथ पैरेलल सोहेल अख्तर को बहुत क्रेडिट जाता है। जिस तरह की सिनेरियो के अंदर उन्होंने आके अपना स्ट्राइक रेट भी अगर उनका देखे तो उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत जबरदस्त था और उन्होंने 7 पूरी इनिंग्स के अंदर उनकी बिल्ड की। अगर 7 विकेटें गिरती हैं तो ऐसा जितने मर्जी अच्छी हिटिंग हो रही हो तो दूसरी साइड से विकेट गिरने से प्रेशर बिल्ड हो जाता है। उन्होंने ना के विकेट रोक के रखी और साथ उसकी रोटेशन के साथ साथ वो स्कोर भी करते रहे। और एक और अहम बात इन्होंने फखर जमान के साथ ओपन भी किया। जी, यही चीज हम कल भी मैं फिजा के साथ बात कर रहा था कि कैप्टन को फ्रंट से लीड करना पड़ता है। जो भी
सक्सेसफुल होता है वो आगे आके खुद लीड करता है, फिर टीम उसको पूरी फॉलो करती है। तो ये एक बड़ी अच्छी, पिछले मैच में भी ओपनिंग पे आए वो, अभी भी इस दफा वो आए और खुद आके दिलेरों की तरह खेलना पड़ता है और यही फिर चीज पेनिट्रेट पूरी टीम के ऊपर करती है। अब जैसे आपने क्वेश्चन किया कराची के रिगार्डिंग, तो कराची की टीम बहुत आउटस्टैंडिंग है, इनकी बैटिंग लाइक सबसे जबरदस्त नजर आ रही है पूरे पीएसएल के अंदर और सारे के सारे इनफॉर्म बैट्समैन नजर आ रहे हैं और बड़ी लंबी बैटिंग लाइन है। जी जी बिल्कुल, उनकी 7वें-8वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप है और बहुत जबरदस्त। इवन बैटिंग की जहां तक बात है कि ऑलमोस्ट हर मैचेस में बैटिंग ने स्कोर किया हुआ है। थोड़ा सा जो वीकर लिंक नजर आ रहा है वो उनकी बॉलिंग नजर आ रही है। और आपने बिल्कुल ठीक पिन पॉइंट किया कि कैचेस विन मैचेस, वो जो कैच रिजवान ने उनका ड्रॉप किया वो असल में टर्निंग पॉइंट था। अगर उधर कैच हो जाता तो मेरा नहीं ख्याल के बाद में आने वाला कोई भी ऐसा बैट्समैन इस कैपेबिलिटी का था कि आके इतना बड़ा टारगेट इस रन रेट के साथ वो चेस कर पाता। जिस तरह इन्होंने 12 सिक्सेस मारे और 99 स्कोर किया इन्होंने, तो एक बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स थी। शायद आपको 100 मैचेस में एक ऐसी इनिंग्स देखने को मिले, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि जितने कुछ खिलाड़ियों से बात हुई कि सबने कहा कि हमने अपनी लाइफ में ऐसी इनिंग्स नहीं देखी, क्योंकि हमने कई उसकी क्रिस गेल की इनिंग्स देखी है, अफरीदी की इनिंग्स देखी है, कुछ एरन फिंच की देखी है, लेकिन वो सब की इनिंग्स आपने देखेंगे ऐसे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है इरफान कि पिछली दफा ये कराची किंग्स में थे, बेन डंक, और परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस दफा लाहौर कलंदर में आए हैं और कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने जो रन्स बनाए हैं, जो छक्के मारे हैं, रिकॉर्ड तोड़ा है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जी बिल्कुल, देखिए हर प्लेयर की एक फॉर्म होती है। वो लास्ट टाइम थे, लेकिन डंक ने जो अभी लाहौर के अंदर की तरफ से 2 इनिंग्स खेली हैं, दोनों इनिंग्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। बट इस इनिंग्स का क्रेडिट इसलिए ज्यादा जाता है कि जो डंक ने ये इनिंग्स खेली, ये चेस करते हुए थी। चेस करते हुए आपके पास स्पेसिफिक टारगेट आपके माइंड में होता है, उसको चेस करना, फिर विकेट का प्रेशर, स्ट्राइक रेट का प्रेशर, आपको ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो चेस करते हुए अगर इस इनिंग्स को कंपैरिजन करेंगे इनकी पहली इनिंग्स के साथ, तो ये उससे 1000 गुना बेहतर परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। अच्छा इरफान, स्ट्राइक रेट पे आप बात कर, पीएसएल में सबसे बेस्ट इनिंग्स थी, बेस्ट इनिंग्स थी। मतलब आवाम को देखने का मजा आया है जिस तरह से कलंदर से एक बैड परफॉर्मेंस के बाद पहले मैच में समित पटेल ने तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एक परफॉर्मेंस हमें ओवरऑल देखने को अच्छी नहीं मिल रही थी, लेकिन कल तो शानदार थी। लेकिन स्ट्राइक रेट की बात मैं करना चाहूंगी कि उन्होंने मेंटेन किया, उन्हें पता था कि हमने मैच तो जीतना है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन को पॉइंट्स टेबल में ऊपर आने के लिए हमने स्ट्राइक रेट को बढ़ाना है। सुहेल अख्तर को क्रेडिट जाता है। बिल्कुल जाता है। फिजा, टाइम भी बहुत कम है, जाते जाते इरफान फखर जमान पे बात करना चाहूंगा। फखर जमान का क्या करना है? सिर्फ 109 रन हैं इस पीएसएल में और 33 रन जो उनके हाईएस्ट रन हैं। परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी टीम से बाहर हुए हैं, यहाँ पर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे और दूसरे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं बहुत से, उनका फिर हक भी मारा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने काफी अरसे से उनको देख रहे हैं, 1-1.5 साल से ज्यादा टाइम का स्पैन हो चुका है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सारे पीएसएल के अंदर हमने देखा कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। अगर कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं होता तो उसको जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि क्रिस लेन की क्या पोजीशन है। अगर तो वो इंजरी से रिकवर हो गए हैं तो फर्स्ट चॉइस तो ऑब्वियसली वो होंगे। जो अभी टीम का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, एक वही इनके पास कमी है कि उस ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ऐसे इनके पास बड़ा हिटर इनको चाहिए। तो क्रिस लेन अगर मेरा ख्याल है कि रिकवर कर पाते हैं तो नेक्स्ट गेम जो कल की है वो ही खेलेंगे। बट अगर नहीं, सलमान बट को भी आई गेस ये तो बड़ी अच्छी बात। हाँ, सलमान बट एक मैच खेले हैं, लेकिन इसमें बड़ी अहम बात है कि फवाद राना ने, जो कि मालिक हैं लाहौर कलंदर के, उन्होंने कहा कि फखर जमान को क्यों बाहर किया आपने? सलमान बट कोई T20 के प्लेयर नहीं है, फखर जमान को खिलाना चाहिए। तो उसके बाद मेरा ख्याल ये फैसला हुआ फखर जमान को दोबारा खिलाने का। और मेरा ख्याल है कि टीम मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा फैसले करने चाहिए, कप्तान को ज्यादा फैसले करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ग्राउंड में परफॉर्म करना होता है। कोचेस बाहर बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो जब इस तरह की सिलेक्शन होगी तो मेरा ख्याल है फिर सवालात तो उठेंगे। फिर जी जबरदस्ती खिलाने की या स्टबन होने की जरूरत नहीं होती कि आपको हर प्लेयर टू प्लेयर, गेम टू गेम चेंजिंग करनी पड़ती है। अगर आप एक ही सीक्वेंस, एक ही प्लान के साथ जाएंगे तो वो हमेशा वर्कआउट नहीं करता। जैसे हमने देखा कि सारे मैचेस में मोस्टली कल तक वो बॉटम पे थे लाहौर कलंदर वाले। तो अभी आपको कुछ करने की जरूरत है। अगर वो नहीं इन फॉर्म और उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं ठीक आ रहा तो क्रिस लेन इज फर्स्ट चॉइस। अगर नहीं है तो सलमान बट को चांस दे सकते हैं। सलमान बट पीछे आपने याद होगा कि 1-2 मंथ पहले कतर में वो T10 भी खेल के आए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत नीचे होता है। अगर किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को सर्टेन आप डिफाइन कर देते हो, उनका रोल डिफाइन कर देते हो, तो जिस तरह इनके पास सारे के सारे हिटर हैं लाहौर कलंदर के पास, तो सलमान बट एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको वो कह सकते हैं कि आप इनिंग्स को लेके चले, आपने एक एंड को रोक के रखना है, लंबा खेल सकते हैं, वो एक एंड को है वो सेव कर सकते हैं। बिल्कुल जी जी जी, वो और फीस, ये 2 एक ऐसे प्लेयर हैं जो पूरी टीम को साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपके हर मैचेस में हिटिंग नहीं होती, किसी एक आधे मैच में तो हिटिंग हो सकती है, बाकी मैचेस में हो सकता है कि आपके विकेट्स गिरे, तो एक ऐसा प्लेयर साथ होना जरूरी है जो विकेट को इंटैक्ट रखे और दूसरी साइड से आपके जो हिटर्स हैं वो हिटिंग करते चले जाए। तो इसी तरह एक कॉम्बिनेशन टीम का बनता है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको साथ पैरेलल लेके चलनी पड़ती है।
तो उम्मीद तो की जा सकती है कि अब नेक्स्ट मैचेस में ये चेंजिंग करेंगे जरूर। तो अब इरफान ये बताइएगा आगे आप क्या देख रहे हैं, कौन सी 4 टीमें हैं जो कि टॉप 4 में जगह बनाएंगी? अभी तक तो जो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस से पहले तो बड़ा प्री ऑब्वियस था कि ये जो टीमें पहले टेबल पे थी यही 4 आएंगी, लेकिन ये एक अच्छी चीज यही हुई है कि जिस तरह इनकी विक्ट्री ने एकदम सबको शेक किया है, तो चांसेस हैं कि अब लाहौर कलंदर भी शायद, उम्मीद तो अच्छा पूरी इरफान, हम करते इस्लामाबाद भी का हैं। सिर्फ एक मैच बाकी है इरफान, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, हम्म। तो क्या इस्लामाबाद चांसेस यूनाइटेड- नजर आ रहे हैं? इस्लामाबाद की यूनाइटेड टीम बहुत जबरदस्त टीम है। ये टीम जो है, ये कैप्टन भी नया है, कैप्टन भी दिलेर है, उनकी बैटिंग लाइन कराची की जैसे हम बात कर रहे थे बड़ी जबरदस्त बैटिंग लाइन है, इनकी भी बैटिंग लाइन बहुत जबरदस्त है। बॉलिंग में कई दफा वो सफर किया उन्होंने, लास्ट मैच भी अनफॉर्चुनेटली वो हार के काफी अच्छी पोजीशन पे थे, तो मेरा ख्याल है कि उनके चांसेस भी प्ले ऑफ टॉप 4 में आने के बहुत ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा है, लेकिन कल के मैच के बाद जो है पॉइंट्स टेबल में हलचल तो मच गई।